चैप्टर 10 ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द प्रोग्राम पूरा करने के बाद रिकवरी को बनाए रखना। ये किताब का अंतिम मुख्य चैप्टर है। इसमें कोई नया ट्रीटमेंट मेथड नहीं दिया गया, बल्कि उन लोगों की कहानियों के जरिए दिखाया गया है जिन्होंने ओसीडी के लंबे समय से चले आ रहे पैटर्न्स को चुनौती देकर अपनी जिंदगी में वापस कंट्रोल हासिल किया। किताब इन लोगों को इसलिए प्रस्तुत करती है ताकि रीडर को ये भरोसा मिले कि ओसीडी चाहे कितना पुराना और सिवियर क्यों ना हो, बिहेवियरल स्किल्स के अभ्यास से जिंदगी काफी बदल सकती है। 1. शर्ली लगभग पूरी जिंदगी ओसीडी के साथ शर्ली को बचपन से ही जस्ट राइट और वॉशिंग रिपीटिंग रिचुअल्स थे। समय के साथ हाथ धोना, सफाई, चीजों को परफेक्ट करना, बार बार वर्ड्स दोहराना, काउंटिंग, कपड़े बदलना, स्विचेस को बार बार चेक करना जैसी कंपल्शंस उसकी जिंदगी के लगभग हर हिस्से में फैल गईं। एक समय ऐसा आया जब उसके वेकिंग आवर्स का लगभग पूरा हिस्सा सिम्टम्स में चला जाता था। उसके हाथ वॉशिंग से घायल हो चुके थे और वह लगातार रोती और थकी रहती थी। फिर एक्सपोजर शुरू हुआ। थेरेपिस्ट ने उसे डिलिबरेटली कंटामिनेशन का सामना कराया और वॉशिंग रिचुअलाइजिंग रोक दिया। धीरे धीरे उसने सीखा, अगर चीज डर्टी लग रही है तब भी मैं उसे इस्तेमाल कर सकती हूँ, और कुछ समय बाद वो थॉट अपना इंपॉर्टेंस खो देगा। उसने शावरिंग को भी लगभग 1 घंटे से घटाकर 10 मिनट के भीतर करना सीखा और पुराने रिचुअल्स के बिना सामान्य तरीके से तैयार होने लगी। बाद में जब मैं यह सही नहीं कर रही जैसा थॉट आता, तो वह जानबूझकर इम्परफेक्ट तरीके से काम करके रिचुअल को रीएनफोर्स नहीं करती थी। 3 साल बाद भी उसने अपनी इम्प्रूवमेंट लगभग 95% बताए। 2. जोल हार्म ओसीडी और इंट्रूसिव थॉट्स। जोल को अपनी बेटी, पत्नी और खुद को नुकसान पहुंचाने से जुड़े बेहद डरावने इंट्रूसिव थॉट्स आते थे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि थॉट आने का मतलब यह नहीं था कि वह वास्तव में ऐसा करना चाहता था, लेकिन जोल उस थॉट से इतना डर गया कि उसने नाइव्स अवॉइड किए, अकेले बेटी के साथ रहना अवॉइड किया, बार बार खुद को रीएश्योर किया, मैं अपनी बेटी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, दोहराया। यही रीएश्योरेंस धीरे धीरे मेंटल कंपल्शन बन गई। 3. जोल ने सबसे कठिन चीज क्या सीखी? थेरेपिस्ट ने उसे अपने फियर्ड थॉट्स को इमेजिनेशन में डिलिबरेटली कन्फ्रंट करने को कहा। पहले वो एक सेंटेंस भी नहीं लिख पाता था, फिर 1 सेंटेंस 1 पेज 3 पेजेस लगभग 5 पेजेस तक गया। जैसे जैसे वो थॉट से भागने के बजाय उसे टॉलरेट करने लगा, उसकी रीएश्योरेंस की जरूरत कम होने लगी। उसने ये भी सीखा कि इंट्रूसिव थॉट और एक्चुअल एक्शन एक ही चीज नहीं है। प्रोग्राम के बाद उसने बताया कि वह काफी बेहतर था, हालांकि कभी कभी सिम्टम्स वापस आते थे। उन मोमेंट्स में वो फिर एक्सपोजर प्रैक्टिस करता था। 4. अनेट हेल्थ एंजाइटी और रीएश्योरेंस सीकिंग। अनेट की ओसीडी मुख्यतः इलनेसेस को लेकर थी, कैंसर, ल्यूकीमिया, ब्रेन ट्यूमर्स, एमएस, कंटामिनेशन, रेडिएशन। वो बार बार डॉक्टर्स, नर्सेज और रिलेटिव से पूछती थी, क्या मैं ठीक हूं? लेकिन कोई आंसर उसे लंबे समय तक सेटिस्फाई नहीं करता था। एक रीएश्योरेंस के बाद थोड़ी देर राहत मिलती और फिर नया डाउट आ जाता। यहां किताब दिखाती है कि रीएश्योरेंस भी कंपल्शन बन सकती है। 5. अनेट ने अनसर्टेनिटी को फेस किया। उसकी ट्रीटमेंट में फियर्ड कंटामिनेशन और इलनेस सिचुएशंस को डिलिबरेटली कन्फ्रंट कराया गया। इमेजरी प्रैक्टिस से शुरुआत हुई, फिर वास्तविक एक्सपोजर ग्रेजुअली बढ़ाया गया। ट्रीटमेंट का उद्देश्य यह नहीं था कि उसे 100% सर्टेनिटी मिल जाए कि उसे कभी कैंसर नहीं होगा, बल्कि अगर अनसर्टेनिटी है भी तो मैं उसके साथ रह सकती हूं और रिचुअल नहीं करूंगी। एक समय उसने ब्लड एक्सपोजर के बाद सोचा, अब जो होना है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। धीरे धीरे उसका फियर कम हुआ। 6 साल बाद उसने बताया कि कैंसर, ल्यूकीमिया के थॉट्स अब उसकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करते। 6. केट ओसीडी के कई अलग अलग रूप। केट को कम उम्र से वॉशिंग, चेकिंग, रिपीटिंग, खुद और परिवार को हार्म करने से जुड़े ऑब्सेशंस थे। उसकी कहानी ये दिखाती है कि ओसीडी केवल एक सिंगल सिम्टम नहीं होता, एक व्यक्ति में कई अलग अलग पैटर्न्स एक साथ हो सकते हैं। 7. गस्टीना सेल्फ हेल्प से धीरे धीरे बदलाव। गस्टीना की कहानी खास है क्योंकि उसने बहुत बड़ा हिस्सा सेल्फ हेल्प स्किल्स और सपोर्ट ग्रुप के माध्यम से किया। उसके रिचुअल्स, हैंड वॉशिंग, फूड कंटामिनेशन, लिप्स क्लीनिंग, सिगरेट्स, किचन रूटीन्स, बाथरूम रिचुअल्स, चीजों को अलग रखना तक फैल चुके थे।
एक समय उसका दिन छोटे छोटे रिचुअल्स से इतना बंधा हुआ था कि सिगरेट पीने, कॉफी पीने और एक रूम से दूसरे रूम में जाने तक के साथ रिचुअल्स जुड़े थे। 8. गस्टीना ने एक एक रिचुअल छोड़ा। उसने सपोर्ट ग्रुप में छोटे गोल्स बनाए। उदाहरण, एक बड़ा रिचुअल जोड़ कुछ छोटे रिचुअल्स और धीरे धीरे उन्हें छोड़ना शुरू किया। उसका प्रिंसिपल था, अगर किसी रिचुअल को छोड़ दिया तो वापस उसे शुरू नहीं करना। वो छोटे रिचुअल्स से शुरू हुई और धीरे धीरे बड़े रिचुअल्स की ओर गई। बाद में प्रोफेशनल थेरेपी ग्रुप में उसने सबसे कठिन ईटिंग रिचुअल्स पर काम किया। 9. उसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट एक सेशन में ग्रुप की एक महिला ने फ्लो पर रखा हुआ टिक टैक उसे खाने को दिया। गस्टीना के लिए ये बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन उसने आखिरकार उसे उठा लिया और खा लिया। इसके बाद उसने एप्पल पाई और आइसक्रीम जैसे पुराने फियर्ड फूड्स को भी कन्फ्रंट करना शुरू किया। उसके बाद उसे लगा, अब मैं पीछे नहीं जाऊंगी। फिर उसने क्लीनिंग रिचुअल्स पर भी काम किया और अंततः बिना रिचुअल्स के अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खाना खाने का लक्ष्य हासिल किया। 10. गस्टीना की सबसे महत्वपूर्ण सीख वह कहती है कि रिचुअल को इमोशनली पावरफुल इवेंट बनाने के बजाय उसे एक ओसीडी रिचुअल की तरह देखना मदद करता है। यानी, ये बस फूड है, ये बस एक रिचुअल है, और फिर एक्शन को रिचुअल के हिसाब से नहीं बदलना। 11. सेटबैक का मतलब वापस शुरुआत नहीं। चैप्टर की एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी कभी पुराने रिचुअल्स फिर से दिखाई दे सकते हैं, विशेषकर जब व्यक्ति टायर्ड हो, लोनली हो, स्ट्रेस में हो, लेकिन किताब के अनुसार इसका अर्थ यह नहीं कि सारी प्रोग्रेस खत्म हो गई। आज मुश्किल है, मैं फिर से वहीं पहुंच गया हूं, कल नया दिन है। 12. सपोर्ट लेना कमजोरी नहीं है। गस्टीना बताती है कि सपोर्ट ग्रुप उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसे यह अनुभव हुआ कि मैं अकेली नहीं हूं, और सबसे महत्वपूर्ण, ओसीडी कोई मॉरल फेलियर या कैरेक्टर की खराबी नहीं है। यह एक इलनेस है, और इसके साथ स्ट्रगल करने वाला व्यक्ति बुरा या अजीब नहीं हो जाता। 13. करज का मतलब फियर का न होना नहीं। चैप्टर की एक बहुत सुंदर बात है, करज तभी दिखाई देता है जब फियर मौजूद हो। अगर कोई डर ही नहीं है तो उसे फेस करना करज नहीं कहलाता। अगर कोई व्यक्ति डर के बावजूद वो काम करता है जो जरूरी है, वही करज है। 14. चैप्टर का अंतिम संदेश। किताब अंत में शर्ली, जोल, अनेट, केट और गस्टीना की कहानियों को एक साथ रखती है। इन सभी की ओसीडी अलग थी, लेकिन एक चीज कॉमन थी, उन्होंने अपने डर से बचने के बजाय उसका सामना करना शुरू किया। शॉर्ट टर्म में एंजाइटी बढ़ी, लेकिन उन्होंने उस डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट किया और कंपल्सिव बिहेवियर को धीरे धीरे छोड़ा। और किताब का अंतिम प्रैक्टिकल मैसेज है, अगर खुद से प्रोग्राम शुरू करना कठिन लग रहा हो या मोटिवेशन गिर रही हो, तो ट्रेंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, ओसीडी सपोर्ट ग्रुप या ट्रस्टेड पर्सन की मदद लेना ठीक है। पूरी किताब की अंतिम सीख, ओसीडी को खत्म करने की कोशिश में हर थॉट को खत्म करना जरूरी नहीं है। मुख्य बदलाव यह है कि थॉट आया, डर लगा, कंपल्शन किया। इस पुराने साइकिल की जगह थॉट आया, डर लगा, उसे टॉलरेट किया, कंपल्शन नहीं किया, जिंदगी का काम जारी रखा। यही वो स्किल है जिसे किताब बार बार अलग अलग ओसीडी पैटर्न्स की कहानियों के माध्यम से दिखाती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, रिकवरी का अर्थ यह नहीं कि जिंदगी में फिर कभी इंट्रूसिव थॉट या एंग्जाइटी नहीं आएगी। किताब की इन कहानियों में भी लोगों ने अकेजनल सिम्टम्स की बात की है। फर्क ये था कि वे सिम्टम्स अब उनकी जिंदगी को उसी तरह कंट्रोल नहीं करते थे। यही चैप्टर 10 और किताब का मुख्य भाग समाप्त होता है। इसके बाद किताब में रिसोर्सेज, ऑब्सेसिव कंपल्सिव इन्वेंटरी, OCI, रिचुअल एनालिसिस फॉर्म और ऑथर्स इंफॉर्मेशन जैसे अपेंडिसीज दिए गए हैं। OCI का उद्देश्य सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रेस को मेजर करना है।